हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवन स्टडी सेंटर पर। मैं चेतन कुमार आपके लेकर आया हूँ राजनीतिक विज्ञान का पुस्तक नंबर द्वितीय, जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति की पहला चैप्टर, यानी जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ का टॉपिक नंबर लास्ट, राज्यों का पुनर्गठन। तो मित्रों, आज हम देखेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे सामने जो समस्याएं थी उसमें किस प्रकार से राज्य पुनर्गठन भी एक प्रमुख समस्या था। उस समय राज्यों का बंटवारा करना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। तो आइए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। बंटवारे और देसी रियासतों के विलय के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ। भारतीय प्रांत की आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती अभी भी सामने थी। यह महज प्रशासनिक विभाजन का मामला नहीं था, प्रांत की सीमाओं को यह तय करने की चुनौती थी कि देश की भाषाई संस्कृति बहुलता की झलक मिले, साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित न हो। कहने का मतलब कि उस समय यह भी समस्या बना हुआ था कि हमारा राष्ट्र जो है वह टुकड़ों टुकड़ों में न बने, इसकी एकता और अखंडता बनी रहे। अर्थात देसी रियासतों और देश के बंटवारे के साथ अभी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया नहीं मतलब जो है ना वह कंप्लीट नहीं हो पाया था, वह अभी भी अनकम्प्लीट था, क्योंकि हमारे यहाँ अनेक प्रकार की समस्या बनी हुई थी। और सबसे बड़ी समस्या यह भी थी कि राज्य का पुनर्गठन कैसे किया जाए, उसके सीमा का निर्धारण कैसे किया जाए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थी, या ब्रिटिश शासन ने जितने क्षेत्र को जीत लिया हो उतना क्षेत्र एक अलग प्रांत मान लिया जाता था। प्रांतों का सीमा इस बात से तय होती थी कि किसी राजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है। कहने का मतलब कि ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो उस समय जो राज्यों का जो मतलब बंटवारा होता था, सीमांकन होता था, इस बात से तय किया जाता था, यानी प्रशासनिक सुविधा कहाँ तक बेहतर हो सकती है उसको लिहाज से बांध लिया जाता था। या फिर अगर ब्रिटिश सरकार की बात करें तो वह जितने नए क्षेत्र जीतते थे उसे एक प्रांत मान लिया जाता था, या फिर राजवाड़े के अंतर्गत कितनी सीमा, कितने क्षेत्र हमें लाने हैं उसके अकॉर्डिंग एक राज्य मान लिया जाता था। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसी सीमांकन के बनावटी सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया। उसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वायदा किया। सन 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। दरअसल इसके बाद से ही इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया था कि राज्य का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। अनेक प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भाषाई इलाके के आधार मानकर बनाया गया था, और ये समितियां ब्रिटिश इंडिया के प्रशासनिक विभाजन के कामकाज को नहीं बरतती थी। कहने का मतलब कि उस समय के जो जब कांग्रेस का जो है नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 ईस्वी में, उस समय यह वादा किया गया कि भारत जब स्वतंत्र होगा तो भारत के राज्यों का पुनर्गठन जो है वह भाषा के आधार पर किया जाएगा, और उसी के आधार पे जो है ना उसके सीमा भी तय किए जाएंगे। लेकिन क्या हुआ ना, जब हम स्वतंत्र हुए तो हमारे यहाँ जो है ना स्थिति काफ़ी अलग थी, और उस समय अनेक प्रकार की समस्या हमारे सामने ऑलरेडी थी, जैसे कि विभाजन का दर्द हो, या दंगा के कारण जो है ना शरणार्थी की समस्या जो उत्पन्न हुई थी, ये सब चीज़। तो ऐसे में हम यह नहीं तय कर सकते थे कि हमें जो है ना किस प्रकार से, मतलब एक भाषा के आधार पे भारत को जो है ना बांटना वह हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, आज भी बोली जाती है। भारत भाषा में विविधताओं में एकता का एक संदेश देता है। तो ऐसे में भारत कई टुकड़ों में बंटने की खतरा बना रहता है, इसलिए हमारे राजनेताओं ने फिलहाल तो इसको टालने में ही भलाई समझा। खैर आगे देखते हैं। आज़ादी और बंटवारे के बाद स्थितियां बदल गई। हमारे नेताओं को चिंता हुआ कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो अव्यवस्था फैल सकती है तथा देश टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। हमारे नेताओं को यह भी लगा कि भाषावार राज्यों का गठन से दूसरे
और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटक सकता है, जबकि देश इन चुनौतियों की चपेट में है। केंद्रीय नेतृत्व ने इस मामले को स्थगित करने का फैसला किया। राजवाड़े का मसला अभी भी हल नहीं हुआ था, बंटवारे की यादें अभी ताज़ा थी। कहने का मतलब क्या है कि जो समस्या पहले से बना हुआ था वो तो अभी सोल्व हुआ नहीं है, और एक नई समस्या में हाथ लगाना हमारे लिए क्या था, खतरे से खाली नहीं था। इसलिए हमने यह निर्णय लिया कि नहीं, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हम राजवाड़ों का जो है, हम राज्यों का सीमांकन उस ढंग से नहीं करेंगे जिससे कि हमें समस्याओं का सामना करना पड़े। आगे देखते हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने इस फैसले को स्थानीय नेताओं और लोगों ने चुनौती दी। कहने का केंद्र सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया उसको स्थानीय लोगों के द्वारा क्या है, चुनौती दी गई। पुराने मद्रास प्रांत तेलुगु भाषी क्षेत्र में विरोध भड़क उठा। पुराने मद्रास प्रांत आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल है। इसके कुछ हिस्से मौजूदा केरल और कर्नाटक में भी है। विशाल आंध्र आंदोलन, आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बनाने के लिए चलाया गया आंदोलन ने मांग की कि मद्रास प्रांत तेलुगु भाषी इलाके को एक अलग और नया राज्य नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। तेलुगु भाषी क्षेत्र की लगभग सभी राजनीतिक शक्तियां मद्रास प्रांत को भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी। कहने का मतलब कि वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो राजनेता थे, वह चाहते थे कि हमारे यहाँ मद्रास प्रांत को जो है ना भाषा के आधार पर बांट दिया जाए, और यदि ऐसा किया जाता तो हमारे देश में अनेक राज्य ऐसे हैं जिनकी भाषा अलग है और उसके भाषा के आधार पर बांटना ही पड़ता, और फिर देश टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ने की खतरा जो है ना और ज़्यादा हो जाता। खैर, ऐसा नहीं हुआ। देखते हैं आगे क्या हुआ। केंद्र सरकार हाँ या ना, यानी हम सीधे सीधे बोल सकते हैं। जब आप हाँ और ना की स्थिति में आ जाते हैं, यानी द्वंद्व की स्थिति में आ गए। केंद्र सरकार हाँ या ना की दुविधा में थी, और उनकी यह मनोदशा से इस आंदोलन ने जोर पकड़ा। कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी पोट्टी श्रीरामुलु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इससे बड़ी अव्यवस्था फैली और आंध्र प्रदेश में जगह जगह हिंसक घटनाएं हुई। लोग बड़ी संख्या में सड़क पर निकल गए। पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल हुए या मारे गए। मद्रास में अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। आखिरकार 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के नाम से एक अलग राज्य बनाने की घोषणा की। कहने का मतलब कि स्थिति ऐसी थी कि केंद्र सरकार हाँ और ना की स्थिति में, ये द्वंद्व की स्थिति में, दुविधा की स्थिति में फंसी हुई थी, और यह स्थिति जो है ना राज्य में जो है ना आंदोलन को बढ़ाने में और अहम भूमिका निभाई। और उसी समय एक गांधीवादी नेता थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। यह जो है ना अनिश्चितकालीन, जिस प्रकार से गांधी जी हर बात में भूख हड़ताल में बैठ जाते थे, उनसे प्रेरित तो ये थे ही, और उनके दिखाए हुए रास्ते पे तो ये चलते ही थे। इसलिए इन्होंने भी उसी मार्ग का चयन किया और 56 दिन का जो है लंबा भूख हड़ताल किया। स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी थी और भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई, और इनकी मृत्यु की इतना बड़ा असर हुआ कि आंध्र प्रदेश में जगह जगह जो है ना हिंसा के झड़प होने लगे। लोग बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे। पुलिस फायरिंग में कई लोग घायल हुए, कई लोग मारे गए, यहाँ तक कि कई विधायकों ने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। और आखिरकार इस बिगड़ती स्थिति को संभालने के लिए अंतोगत्वा हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को आनंद फानंद में एक निर्णय लेना पड़ा, और अंततः उन्होंने आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी। शायद यह पहले करते तो ये सब चीज़ नहीं होता, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। आप देख सकते हो उस समय के राज्य पुनर्गठन के बाद जो है ना यह 1961 के मानचित्र है, किस प्रकार से जम्मू कश्मीर, पंजाब भी बाद में बटा, ठीक है ना, ये इसी से हरियाणा निकला है, ठीक है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार बाद में तो झारखंड भी अलग हो गया ना इससे। और इधर देख सकते हैं आप पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, वो तो खैर हुआ ही था,
पहले ये मद्रास प्रांत को आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखा दें, ठीक है। यही इसी मद्रास प्रांत से जो है ना ये आंध्र प्रदेश अलग हुआ। उस समय कर्नाटक और केरल के भी मैसूर जो है ना वो कर्नाटका के हिस्सा है। ये सब मिलाकर जो है ना कुछ हिस्सा इधर कुछ हिस्सा केरल का, और इस प्रकार से एक बड़ा सा तमिलनाडु राज्य का जो है ना गठन होता था। खैर ये तो स्थिति थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये आप देख सकते हैं उस समय जवाहरलाल नेहरू जी किस प्रकार से घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं नीचे, और ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, और चारों तरफ से जो है ना लोग घिरे हुए हैं। तरह तरह की जो है ना मतलब बातें ये इससे झलकता है कि क्या स्थिति रही होगी उनके सामने उस समय। खैर कुछ फिगर में है, इसमें जो है ना ये बताया गया कि आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भाषाई आधार पर जो है ना राज्य पुनर्गठन की जो बातें थी वो काफ़ी तेज हो गई थी, और उसके कारण जो है जैसे इसमें दिखे है राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का संघर्ष चल रहा है। इन संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार को 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना पड़ा। तो यहीं पे आता है VVI क्वेश्चन, आपसे पूछता है राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, तो आपको बताना होगा कब, 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, तो 1953 में। और पूछते राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना, तो यह आपको बताना होगा 1956 में। कब बना, 1956 में। तो ये 2 प्रश्न जो है ना VVI है ऑब्जेक्टिव के लिए, आप इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। इस आयोग का काम राज्य के सीमांकन के मामले पर गौर करना था। इससे अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्य की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोले जाने वाली भाषा के आधार पर होनी चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इस अधिनियम के आधार पर कितने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो आपसे पूछा जाता है कि 56 में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ उस समय कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, तो आप बताएंगे कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश उस समय बने थे। खैर आगे देखते हैं। यही थे इनका जन्म, यानी श्री पोट्टू रामुलु जो हैं यही है इनका जो है ना जन्म आपको कब हुआ था, तो जन्म 1901 में हुआ, और जो है ना ये मरे कब, तो 1952 में भूख हड़ताल के कारण इनकी जो है ना मृत्यु हो गई। खैर आगे देखते हैं। देखिए छोटी सी ये मतलब बर्तन में किस प्रकार से जो है ना पैर अपना फंसाना, ये कुछ सिंबल है जिससे कि कुछ आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। खैर देखते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है। आज़ादी के बाद के शुरुआती साल में एक बड़ी चिंता यह थी कि अलग राज्य बनाने की मांग देश की एकता पर आंच आएगी। आशंका थी कि नई भाषाएं राज्य में अलगाववाद की भावना पनपेगी और नवनिर्मित भारतीय राष्ट्र पर दबाव बढ़ेगा। जनता के दबदबे में आखिरकार नेतृत्व ने भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन का मन बनाया। उम्मीद थी कि अगर हर इलाके के क्षेत्रीय और भाषाई दावों को मान लिया गया तो बंटवारे और अलगाववाद के खतरे में कमी आएगी। इसके अलावे क्षेत्रीय मांगों को मानना और भाषा के आधार पर नए राज्य का गठन करने का एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में देखा गया। भाषावार राज्यों का पुनर्गठन की घटना आज 50 साल से भी अधिक समय हो गए। हम कह सकते हैं कि भाषा राज्य तथा इन राज्यों के गठन के लिए चले आंदोलन ने लोकतांत्रिक राजनीतिक तथा नेतृत्व की प्रकृति को बुनियादी रूप से बदला है। राजनीति और सत्ता में भागीदारी का रास्ता अब एक छोटे से अंग्रेजी भाषी अभिजात तबके के लोग ही नहीं बाकियों के लिए भी खुल चुका है। भाषावार
पुनर्गठन से राज्य के सीमांकन के लिए एक समरूप आधार भी मिला है। बहुतों की आशंका के विपरीत इस देश टूटा नहीं, इसके विपरीत देश की एकता और मजबूत हुई। इससे बड़ी बात यह कि भाषा व राज्यों के पुनर्गठन से विविधता के सिद्धांत को स्वीकृति मिली। आज हम कहते हैं कि भारत ने लोकतंत्र अपनाया तो इसका सीधा सा मतलब इतना भर नहीं कि भारत लोकतांत्रिक संविधान पर अमल होता है। भारत में लोकतांत्रिक संविधान पर अमल होता है अथवा भारत में चुनाव करवाया जाता है। भारत के लोकतांत्रिक होने का एक बृहत अर्थ है। लोकतंत्र को चुनने का अर्थ विभिन्नताओं को पहचानने और उसे स्वीकार करने के साथ ही यह मानकर चलना कि विविधताओं में आपसी विरोध भी हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में लोकतंत्र की धारणा विचारों और जीवन पद्धतियों की बहुलता की धारणा से जुड़ी हुई थी। आगे के दिनों में अधिकतर राजनीति इस दायरे में चली। कहने का मतलब कि जिस प्रकार से हमें पहले शंका था कि अगर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो भारत टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाएगा, हो सकता है इससे टूट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे राजनेताओं ने बड़ी सोच समझकर जो निर्णय लिया वो बहुत अच्छा किया और इससे क्या हुआ, हमारा लोकतंत्र और मजबूत हुआ, हमारे देश की एकता और अखंडता और ज़्यादा स्ट्रांग हुई। और इतना ही नहीं, भाषा के आधार पर बांटने से यह भी हुआ कि विविधताओं में एकता का संदेश भी गया और अंतोगत्वा हमारा देश और सुसंगठित और एक बेहतर लोकतंत्र के नींव डालने में सफल रहा। तो आज का जो वीडियो था मित्रों, वह आपके चैप्टर नंबर 1 से था, जो राष्ट्र निर्माण की चुनौती जो चैप्टर का नाम है उससे था, उसका अंतिम वीडियो था। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद हमें ज़रूर बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। इस प्रकार की जो है ना वीडियो बनाने से जो है ना आपको कितना लाभ मिलता है यह भी हमें बताएंगे, और जो ऑब्जेक्टिव हम इसमें बताते हैं वह आपके लिए कितना यूज़फुल है यह भी हमें बताएंगे। और यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप जो है ना इस वीडियो को देखने के बाद जो है हम आपसे अवश्य बोलेंगे कि आप हमारे लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज हमारे इस वीडियो का लाइक का जो टारगेट है 101 है, और यदि यह आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसके लिए हमें कमेंट करके भी जो है ना बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और इसे शेयर भी कीजिएगा अपने मित्रों के पास ताकि इसका लाभ उन्हें भी मिल पाए। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन भी मिल पाए। चलिए, इतना समय आप दिए हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए A1 स्टडी सेंटर के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।